नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज आपके जो 30 अक्टूबर को एसएससी जेई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है 10 से 12 बजे वाली शिफ्ट। तो यहाँ पर 50 में से 40 जीके के सवाल हूबहू मिल चुके हैं। सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल जो ऑल शिफ्ट का वीडियो आएगा उसके बाद मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूँ, जो अनअकैडमी की तरफ से एक फ्री स्पेशल क्लास रखी गई है जो है अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स की, ये आप क्लास ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, जो कि अंकित अवस्थी सर के द्वारा पूरे अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आपको आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। बाकी आपको जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं 30 अक्टूबर की जो प्रथम पारी में पूछे गए सवाल हैं, और अभी थोड़ी देर बाद रात्रि को 8 बजे के आसपास वीडियो आएगा जिसमें सेकंड शिफ्ट के सवाल भी अपन देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्पेशल थैंक्स जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप किए हैं प्रथम पारी के: अतुल कुमार, कविता, अक्षय कुमार, मनोहर प्रजापति, अनीश दुबे, पीयूष सिंह, प्रदीप सिंह चारण, वेद प्रकाश सैनी, ओमवीर चाहर, मोहम्मद सुहेल, इन सभी कैंडिडेट ने ये 40 सवाल भेजे हैं। 50 में से हूबहू एग्जैक्ट सवाल हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पहला सवाल देखिए, यूएनडीपी के द्वारा जारी इंडेक्स जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? 2019 का जो इंडेक्स की बात हो रही है, तो 2019 में प्रथम स्थान पर रहा था नॉर्वे, और एचडीआई में सेकेंड रहा था स्विट्जरलैंड। और 2019 में भारत की एचडीआई इंडेक्स में जो क्या रैंक थी, 129वीं थी आउट ऑफ 189 देशों में से। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो एचडीआई इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें जो कैलकुलेशन की जाती है, इस इंडेक्स की गणना की जाती है, वो किसके आधार पर की जाती है? तो वो एजुकेशन, जीवन प्रत्याशा और आय के मानक के आधार पर इसकी गणना है वो करके प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि ये 10+2 में पूछा था, इसमें एजुकेशन ऑप्शन था जो करेक्ट होता था। अगला सवाल देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, प्रत्येक सेट में ये सवाल पूछा जा रहा है, जो सुशासन सूचकांक है। तो 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु, सेकेंड में महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक रहा है। और गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। प्रीवियस सेट में आपकी पूछा गया था ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर गुड गवर्नेंस डे है वो मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सबसे पहले 2014 को मनाया गया था। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। तो ये तो हो गया मेजर जो स्टेट है उसमें प्रथम रैंक तमिलनाडु की है। बाकी जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें प्रथम रैंक हिमाचल प्रदेश की, यूटी में प्रथम रैंक है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पुदुचेरी की। अगला सवाल, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये भी आपके रिपीट हो रहा सवाल। तो मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। किस उद्देश्य से आया था? तो क्रिप्स मिशन है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो कि बिल्कुल असफल प्रयास था उनका। ये मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, तो इनकी अध्यक्षता में ये भारत आया था, इसलिए इसका नाम है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के समय कल आपके पूछा गया था 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे चर्चिल। अगला सवाल देख लीजिए, वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? काफी इजी सवाल, ओम बिरला है। 19 जून 2019 से ये लोकसभा स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, प्रथम लोकसभा स्पीकर हैं। ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, तो वो कौन है? गणेश वासुदेव मालवंकर हैं, 1952 से लेकर 56 तक। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत किस रेंज में स्थित है? तो ये ईस्टर्न घाट, कौन सी पर्वत श्रृंखला रेंज है? वो ईस्टर्न घाट है, जो कि ओडिशा में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? तो जो पेंच टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है, सियोनी जिला मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मोहनजोदड़ो साइट से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, ये किससे बनी हुई है? तो ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है, कांस्य की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, और वर्तमान में ये सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1921 में की थी राखालदास बनर्जी ने। अगला सवाल देखिए, रेनबो में किस कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती हैं? जो 7 कलर होते हैं विबज्योर, तो उसमें सबसे कम किसकी होती है? वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, सबसे कम वायलेट की होती है, सबसे अधिक होती है रेड की।
स्टैचू ऑफ यूनिटी किस आइलैंड पर है, कौन से टापू पर बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो ये है दोस्तों आइलैंड है साधु आइलैंड, साधु आइलैंड पर, साधु बेट आइलैंड इसका नाम है पूरा, साधु बेट आइलैंड, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ एक टापू है, आप आइलैंड कह सकते हो इसे। तो ये साधु बेट पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। और इस स्टैचू की जो हाइट है, ऊंचाई है मूर्ति की, वो है 182 मीटर, जो कि सबसे बड़ा ये मूर्ति है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है। दूसरी ये चाइना की हो जाएगी, प्रथम ये है जिसकी 182 मीटर है, आधार सहित ये 240 हो जाएगी। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी कुछ आधार सहित 208 मीटर हाइट है, चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध टेम्पल है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर हाइट है, आधार से 240 मीटर हो जाएगी। तो ये कौन से टापू पर है? तो ये है साधु बेट टापू पर है, नर्मदा नदी पर। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यहाँ पर स्टूडेंट ने, आई थिंक बहुत से कैंडिडेट ने गलत आंसर किया होगा, इंदौर किया होगा। तो इंदौर नहीं होगा दोस्तों, इसका अहमदाबाद होगा। पूछा क्या है? 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर। तो यहाँ पर मैं आपको डाटा बता दूं 2019 का, तो ये आप देख सकते हो, जो ओवरऑल नेशनल लेवल का अवार्ड दिया गया है ये तो इंदौर को दिया गया है। लेकिन मैं बात करूँ एबो 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख से ऊपर में जो अवार्ड दिया गया है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण की ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है, तो ये अहमदाबाद को दिया गया है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इंडियाज़ क्लीनेस्ट बिग सिटी का अवार्ड दिया गया है, जो 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन, ये 2019 का। इस प्रकार आप 2020 का भी ये रिपोर्ट आ गई है, वो आप ज़रूर कवर करके जाइए आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और मैं बात करूँ जो ओवरऑल राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार दिया गया है, उसमें आपके सर्वोच्च हो जाएगा इंदौर है। और राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छतम बड़े शहरों में अहमदाबाद, जो गुजरात का सिटी है, वो शीर्ष स्थान पर है। और सर्वाधिक स्वच्छ शहर का शीर्ष पुरस्कार है, ये तीसरी बार इंदौर को प्रदान हुआ है 2019 में। राज्यों की बात करूं, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शीर्ष राज्य में छत्तीसगढ़ प्रथम है, सेकेंड झारखंड, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात है। अगला सवाल देखिए, और इस प्रकार से अन्य अवार्ड भी देख सकते हो आप। 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन में क्लीनेस्ट मीडियम सिटी कौन सी है? तो वो उज्जैन हो जाएगी। 2019 के 1 से 3 लाख के मध्य, तो ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अगला सवाल देखिए, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को के। मोरक्को एक उत्तरी अफ्रीका में देश है, तो मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता। और ये कौन से राजवंश से थे? तो अल्मोराविद राजवंश से थे। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि इब्न बतूता है जो मोरक्को का यात्री था, वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे इब्न बतूता। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो ये भी रिपीट हो रहा सवाल। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है, जिनका जन्म हुआ था शिवांगी का बिहार के मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पर, झारखंड राज्य में जादूगुड़ा की खान किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहा सवाल। तो जादूगुड़ा की खान है, ये यूरेनियम की खान है। किस खनिज के लिए? तो यूरेनियम तत्वों की खान है, जो भारत के झारखंड प्रदेश के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगुड़ा गांव में स्थित हैं। और ये ऑपरेशन इसका हुआ था 1967 में, ये खान खोली गई थी। अगला सवाल देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर, गुजरात में है, 138 मीटर ऊंचा बांध हो जाएगा। मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की गई, उस समय राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो वो थे रामास्वामी वेंकटरमन थे, क्योंकि ये 21 से 18 वर्ष वोटर की आयु कम की गई है, चेंज की गई है। कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो 61st जो अमेंडमेंट हुआ था 1988 में की गई थी। और उस समय रामास्वामी वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति थे 1987 से लेकर 1992 तक। और ये संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया है, जो आयु कम की गई है। 26 कहता है लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों के मताधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 326। और कौन से संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 वर्ष आयु हुई है? वो है 61st। अगला सवाल देखिए, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? तो डायरेक्ट टैक्स तो कौन सा हो गया? जो अपन इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं वो डायरेक्ट है, अपन खुद देते हैं। और बाकी अप्रत्यक्ष कर है इनडायरेक्ट में जीएसटी हो गया, कोई भी प्रोडक्ट है उस पर टैक्स इंक्लूड होता है, वो भी अपन पे करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन उस प्रोडक्ट के जरिए अपन जो भी उसकी प्राइस है वो टैक्स सम्मिलित होता है, तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। उसमें आपकी सर्विस टैक्स आ गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, जीएसटी है। तो जो भी ऑप्शन है तो आपको करेक्ट करना था। बाकी मैं बात करूं यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इनकम टैक्स हो गया, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स है, रियल प्रॉपर्टी टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सभी डायरेक्ट टैक्स हैं।
अगला सवाल यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी एसआई यूनिट आपको पूछी है, वेबर हो जाएगी चुंबकीय फ्लक्स की। और मैं बात करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो और इसकी क्या हो जाएगी, सीमेंस है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। और बात करूं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फील्ड की, फ्लक्स की तो हो गई वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है काफ़ी, टेस्ला हो जाएगी, टी से डिनोट किया जाता है। प्रेरकत्व की क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस है तो इसकी हो जाएगी हेनरी, प्रेरकत्व की हेनरी है। और मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की है सीमेंस। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पर, लेंस की शक्ति का मात्रक है, ये कल भी पूछा गया था, डायोप्टर है। और ये फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/f होता है। तो फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर है तो मीटर इनवर्स कह सकते हो। अगला सवाल, मिशन शक्ति क्या है, मिशन शक्ति है तो ये किस टाइप से पूछा गया था, इसमें पूछा क्या था, मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ। मिशन शक्ति एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहा एक भारतीय सैटेलाइट को 3 मिनट में, इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने 3 मिनट में भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। ये किस मिशन के तहत किया था, मिशन शक्ति के तहत ये किया गया है। और भारत बन गया है इस प्रकार दुनिया का चौथा देश जो इस प्रकार क्षमता रखता है। इससे पहले रशिया, अमेरिका और चीन के पास ये क्षमता थी। अगला सवाल, प्राइमरी कलर कौन से हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। एक तो है रेड ग्रीन ब्लू, एक रेड येलो ब्लू, तो दोनों ही अलग अलग टाइप से। जैसे कि साइंस की भाषा में बोलूँ, जो लाइट में प्रकाश में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, उसमें आपकी प्राथमिक रंग में कौन से होते हैं, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू हो जाएंगे। बाकी पेंटिंग है, पेंटिंग में जो प्राइमरी कलर्स वो अलग होते हैं, यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, रेड और ब्लू तो सेम है, ग्रीन के स्थान पर पेंटिंग में येलो होता है। अगला सवाल देखिए, गर्ल वुमेन एंड अदर जो रचना है वो बुकर प्राइज 2019 के हेतु विनर रही है, तो ये किससे दिया गया है, ये रचना किसकी है, गर्ल वुमन अदर रचना हेतु बुकर प्राइज 2019 किसे मिला है, तो बर्नार्डिन एवरिस्टो की ये रचना है तो इन्हें दिया गया है। इनके साथ साथ और किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मार्गरेट एटवुड को, जिसकी रचना थी द टेस्टमेंट्स। और बर्नार्डिन एवरिस्टो की रचना है गर्ल वुमेन अदर, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है बुकर प्राइज 2019। और बात करूँ देखिए मेन, एक तो ये बुकर प्राइज हो गया, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दोनों अलग अलग है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2019 है वो जोखा अलहार्थी को दिया गया था, उसकी रचना थी सेलेस्टियल बॉडीज। और ये तो हो गया 2019 का बुकर प्राइज किसे दिया गया, बर्नार्डिन एवरिस्टो और एटवुड को दिया गया ये। और 2020 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, 2020 का ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये किसे मिला है, तो ये मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड, और इनको दिया गया, उनकी रचना का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग है। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है दोनों 2019 और 20 के, और ऊपर है 2019 का सिर्फ बुकर प्राइज। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पर, मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए तक का लोन दिया जाता है, तो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसमें भी अलग अलग टाइप की 3 कैटेगरी हैं, जिसमें यदि शिशु लोन दिया जाता है तो वो 50,000 रुपये तक का मिलेगा। किशोर लोन है ये 50,000 से 5 लाख रुपये तक। तरुण लोन है 5 लाख से 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपये तक का लोन है। मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मुद्रा योजना जिसकी यहाँ पे PMMY ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। 8 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरुआत की गई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये एटॉमिक मास पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जो कि उन्होंने 1869 में दी थी। समुद्री युद्धाभ्यास जायर अल बहार, जिसका मतलब है रोर ऑफ द सी, सागर की दहाड़, ये किन देशों के बीच में हुआ हाल ही में, तो ये 17 से 21 नवंबर 2019 को हुआ था भारत और कतर के मध्य। रोर ऑफ द सी या फिर जाहिर अल बहार जो युद्धाभ्यास है वो भारत और कतर की सेनाओं के नौसेना का एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अटल भूजल योजना में 6,000 करोड़ रुपए के जो कुल परिव्यय आएगा उसमें कितना परसेंटेज विश्व बैंक है वो लोन दे रहा है, तो 50% यहाँ पर विश्व बैंक का है और 50% है केंद्र सरकार का। ये विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। अटल भू योजना जो कि 50% टोटल 6,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर व्यय आएगा। ये 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए योजना शुरू की गई है। अटल सुरंग किस दर्रे से गुजरती है, अटल सुरंग है ये रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई सुरंग है, जो कि लेह और मनाली को कनेक्ट करती है। तो लेह और मनाली को कनेक्ट करने वाली सुरंग का नाम है, पहले इसे का नाम था रोहतांग सुरंग, अब अटल सुरंग हो गया है। सुरंग का नया नाम ये 25 दिसंबर 2019 को वाजपेयी की जयंती के अवसर पर दिया गया है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, और ये सबसे लंबी टनल है जिसकी हाइट 10,000 फीट ऊंची है समुद्र तल से, और टनल की लंबाई है 9.02
कितनी ऊंचाई पर स्थित ये सबसे लंबी टनल हो जाएगी। ट्रांसफार्मर का आपको कार्य पूछा तो ट्रांसफार्मर का कार्य हो जाएगा, ये प्रत्यावर्ती धारा यानी आप कहें तो एसी की वोल्टता को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को कम और अधिक करते हैं, और जो ट्रांसफार्मर विद्युत धारा की वोल्टता में वृद्धि करते हैं उसे उपचयी ट्रांसफार्मर, और वोल्टता में कमी करने वाले को अपचयी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये सवाल भी आपके अब की बार 2020 में पूछा हुआ है, आई थिंक सीजीएल में आया था। एसडीजे इंडिया इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक पर कौन सा राज्य रहा है, केरल रहा है। और एसडीजे इंडिया इंडेक्स है ये जारी कौन करता है, तो ये करता है नीति आयोग। ये भी पूछा हुआ सवाल है एसएससी के द्वारा। एसडीजी का मतलब क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है, यानी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक है, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 2019 में 30 दिसंबर 2019 को जारी हुआ था, जिसमें फर्स्ट रैंक रही थी केरला की, और बिहार इसमें सबसे निचले स्थान पर है। सेकेंड रैंक रही है हिमाचल की, और आंध्र प्रदेश तीसरा, तेलंगाना और तमिलनाडु संयुक्त रूप से, ये हिमाचल प्रदेश दूसरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ये भी सीएचएस में पूछा हुआ सवाल है, फिर रिपीट हो गया यहाँ पर। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा नहीं है, ये आपको पूछा था। तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, कौन से हैं उसमें आपके सुंदालैंड है, वेस्टर्न घाट है, हिमालय है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये नहीं है, उसमें एक और बर्मा वाला है जो इंडो बर्मा रीजन है, ये भी आपके हॉटस्पॉट में आता है बायोडाइवर्सिटी। अगला सवाल देखिए, जीवन मेंडिस किस खेल से संबंधित है, तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। तो आप कमेंट करके बताइए। इसमें स्टूडेंट बता रहे जीवन तो बता रहे, आगे पता नहीं क्या था, तो क्या मेंडिस ही था, आपका एग्जाम था तो जरूर बता दीजिए। ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे। एक आपकी गैलेक्सी से सवाल पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या सवाल था आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वन देखिए, लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई इज नॉन एज, तो प्रकाश का जो सेंसिटिव पार्ट रहता है नेत्र का, वो कौन सा भाग है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील जो नेत्र का भाग है वो रेटिना हो जाएगा। और जिसमें कोशिका रहती हैं, तो ये इसमें कौन सी कोशिका रहती हैं जो प्रकाश के लिए सेंसिटिव है, रॉड सेल और कॉन्स रहती हैं। तो रात्रि के समय जो उल्लू है उनको इजीली स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि उसमें रॉड सेल ज़्यादा होती है, कॉन सेल कम होती हैं। तो ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं हैं जो कि रेटिना में रहती हैं। अगला सवाल देखिए, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है, वो भाग है आइरिस। ये भी रिपीट हुआ आपकी बार। तो आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन देखिए, इनर लाइन परमिट व्यवस्था में कौन से राज्य शामिल हैं। तो आईएलपी वाले जो राज्य हैं जहाँ पर आईएलपी व्यवस्था है यानी इनर लाइन परमिट की, उसमें 4 राज्य हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। जहाँ पर मणिपुर को अभी शामिल किया गया है आपकी बार 2019 में, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड है ये आईएलपी में पहले थे। मणिपुर यहाँ पर चौथा राज्य बन गया है जहाँ पर आईएलपी शासन लागू हुआ है। और यहाँ पर बात करूँ मैं नागालैंड की, तो नागालैंड का दीमापुर जिला है, ये दोस्तों पहले इसमें नहीं था आईएलपी में। अब की बार नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से बाहर रखने के लिए इसे इनर लाइन परमिट प्रणाली के अधीन कर दिया गया है। दीमापुर जिला जो नागालैंड का था उसको भी आईएलपी में शामिल कर दिया गया है। आईएलपी का मतलब है यदि आप उस राज्य में प्रवेश करते हो तो आपको एक परमिट की आवश्यकता रहेगी जो कि वहाँ की यात्रा की आपको अनुमति देगा। और इससे इंपॉर्टेंट एक और रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य है कौन सा नहीं। तो ये 4 राज्य आप याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए जाते हैं। बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, तो बैटरी है वो सेल्स के अंदर, बैटरी के अंदर क्या रहता है, केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषक कौन सा है, तो वाहनों से मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर बात करूँ तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रमुख प्रदूषक है जो वाहनों से उत्सर्जित होते हैं। अगला सवाल, 2019 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल है, ये भी रिपीट हुआ सवाल बजरंग पूनिया ने। आपकी बार 10+2 में पूछा हुआ सवाल है। 65 किलोग्राम भार वर्ग में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने। बाकी सिल्वर मेडल जीता है अमित कुमार धनखड़, परवीन राणा, विक्की चहर। भारत की रैंक यहाँ पर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में बात करूँ तो 8वीं रैंक है, भारत ने 1 गोल्ड है, ये बजरंग पूनिया ने। 6 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज जीते हैं, प्रथम रैंक ईरान की थी, ये चाइना में आयोजित हुए थे 2019 में। नेक्स्ट अभी आपकी 2020 में भी आयोजित हो गए हैं, 18 से 23 फेब 2020 को हुए थे, जिसमें भारत के 2 खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते हैं, रवि कुमार दहिया और सुनील कुमार। तो ये 2020 के हैं, 2019 में बजरंग
पूनिया ने जीता था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अब की बार पूछा हुआ 10+2 में। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर पदक जीता है पूजा गहलोत ने। MS वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का सेंटर में अलाइन करने के लिए बीच में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ जो की प्रेस करेंगे वो आप ई करेंगे। सेंटर अलाइन के लिए राइट के लिए आर प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल के साथ एल है वो लेफ्ट में हो जाएगी, बीच में जस्टिफाई हो जाएगा जहाँ पर कंट्रोल+J शॉर्टकट की है। अगला सवाल कौन सी भारत की रामसर वेटलैंड साइट नहीं है? तो भारत में टोटल 37 साइट हैं जो कि मान्यता प्राप्त है रामसर वेटलैंड साइट की। तो 37 में से यहाँ पर आपको कौन सा याद पूछी गई है जो नहीं थी उसमें से वो करेक्ट हो जाएगी। और रामसर वेटलैंड साइट है, इसकी बात करूँ तो ये नमी या फिर दलदली भूमि वाले क्षेत्र को वेटलैंड बोला जाता है। और रामसर संधि के अंतर्गत भारत में मान्यता प्राप्त टोटल 37 स्थल हैं। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है रामसर ये कन्वेंशन है किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि नम भूमि संरक्षण से संबंधित है जो कि 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर ईरान में। अगला सवाल देखिए और इसकी थीम भी जो ये दिवस मनाया जाता है नम भूमि आर्द्र विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला सवाल देखिए 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2019 में तीसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही है? तो प्रथम और दूसरे तो सभी को पता होगा। प्रथम है बीजेपी 303 सीट, सेकंड है आपकी नेशनल कांग्रेस है 52 सीट है, और तीसरे स्थान पर रही है वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है DMK पार्टी 24 सीट विजय की थी। ये तमिलनाडु की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। चौथे स्थान पर AITC NDA जो टोटल यहाँ पर गठबंधन की बात करें तो 353 है, UPA 91 है, अदर्स 98 सीट है। तो इस प्रकार टोटल 50 में से 40 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही जो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।